हेलो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमने ख़त्म किया था इसको इंसुलरी एरियाज एंड इक्विपमेंट्स। सो द एसपीडी परफॉर्म्स द प्राइमरी मेडिकल डिवाइस processing for the healthcare facility, especially procedure cards such as isolated urology and emergency cards can be processed by the SPD department. These specialty cards are cleaned, inventorized, and restocked between patient use and may be stored in SP area until needed. इस लाइन में वो कहता है कि पहले तो हम देखते हैं ये वर्ड एंसिलरी। एंसिलरी होता है कि जो एरियाज़ तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया हुआ है उनसे डिफरेंट भी, मतलब उनसे हट के भी कुछ एरियाज़ होते हैं एसपीडी डिपार्टमेंट के अंदर जिनका रोल थोड़ा डिफरेंट होता है। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि आमतौर पर जो एसपीडी डिपार्टमेंट है वो मेडिकल डिवाइसेस को प्रोसेस करता है हेल्थ केयर फैसिलिटी में, मतलब कि जैसे केस कार्ड्स हो गई, आइसोलेशन यूरोलॉजी इमरजेंसी कार्ड्स हो गई, ये वो। लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरी चीज़ों को क्लीनिंग करने के भी होते हैं कुछ एरियाज़ जो सिर्फ क्लीन करने के लिए आती हैं चीज़ें, इन्वेंटराइज करने के लिए आती हैं। इन्वेंटराइज मतलब स्टोर के अंदर देखने के लिए कि कितनी चीज़ें हॉस्पिटल के अंदर आ गई हुई हैं। और रीस्टॉक्ड मतलब कि एक चीज़ जो डिस्पैच हुई थी हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी स्पेशलिज्म के पेशेंट के लिए डिस्पैच हुई थी CSSD डिपार्टमेंट के अंदर से, लेकिन वो फिर रिटर्न हो के पेशेंट पे यूज़ हो के वापस आ गया और उसको एरिया एसपीडी एरिया के अंदर, यहाँ पे एसपीडी एरिया के अंदर स्टोर कर लिया गया। ठीक है, स्टोर कर लिया जाएगा। तो बेसिकली इस पैराग्राफ का मतलब है कि सिर्फ रिप्रोसेसिंग करना ही एसपीडी डिपार्टमेंट का काम नहीं होता, इसके साथ साथ और भी बड़े होते हैं, लेकिन ये वेरी करता है फैसिलिटी टू फैसिलिटी। मतलब कुछ फैसिलिटीज़ इन एरियाज़ को बनाती हैं, कुछ जो छोटी फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं बनाती, उनके पास सिर्फ चीज़ें रिप्रोसेस होने के लिए आती हैं, और ये वाला काम जो होता है किसी अदर डिपार्टमेंट का होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर स्टोर मैनेजमेंट जो होती है उनका काम होता है ये चीज़। Other patients care equipment such as IV pumps can also be processed and stored in the departments. IV pumps जो होते हैं वो भी sorry loaned instruments। अब ये loaned instruments क्या होता है? Loaned instruments are brought in for a specific patient procedures, for evaluation of new technology or to use while existing devices are being repaired। कहता है लॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर लाए जाते हैं कोई स्पेसिफिक पेशेंट, जो ख़ास पेशेंट होता है उसके ऊपर इस्तेमाल करने के लिए, या कोई मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई हो, नई मेडिकल डिवाइस हो, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मंगवाए जाते हैं आउटसोर्स से। मतलब हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स नहीं होते, ये बाहर से किसी कंपनी से मंगवाए जाते हैं, जैसे कि जॉनसन्स एंड जॉनसन्स। This should be designated there should be a designated location and process for receiving, processing, distribution, cleaning और returning। कहता है कि एसपी डिपार्टमेंट के अंदर भी एक डेजिग्नेटेड स्पेस होनी चाहिए जो कि इनको रिसीव करे, प्रोसेस करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, क्लीन करे और रिटर्न करे। मतलब एक सेपरेट एरिया होना चाहिए। लोन इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिक्सअप ना हो, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर सीरियल नंबर्स और मैन्युफैक्चर नंबर्स डिटेक्ट करके इनको सेपरेट करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है द प्रोसेसिंग साइकिल। वर्क परफॉर्म्ड इन द एसपीडी यूजुअली फॉलोज अ प्रोसेसिंग साइकिल। कहते हैं कि जो भी काम किया जाता है एसपीडी डिपार्टमेंट के अंदर वो फॉलो करता है, इख्तियार करता है प्रोसेसिंग साइकिल को। ये नीचे साइकिल एक उन्होंने बनाई हुई है जो डायग्राम मैंने बताई। क्लीन होती हैं, इंस्पेक्ट होती हैं, असेंबल होती हैं, पैकेज होती हैं, स्टरलाइज होती हैं, इंस्पेक्ट होती हैं, स्टोर होती हैं और
फिर से इंस्पेक्ट होती हैं और डिस्पेंस होती हैं। अब मैं आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली ये डायग्राम एक्सप्लेन क्या करना चाहती है। क्लीनिंग, जैसे कि आपको पता है कि जैसी डिवाइस हमारी रिसीव होती है डिकंटामिनेशन एरिया के अंदर, उसकी क्लीनिंग फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टरलाइजेशन इज़ क्लीनिंग। उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद उसको वाइल क्लीनिंग और क्लीनिंग करने के बाद उसको जब उसको फिर इंस्पेक्ट किया जाता है कि कहीं से वो डैमेज तो नहीं है, कहीं से उसके ऊपर कोई फॉरेन बॉडी या कोई ब्लड कोई अकुमुलेशन तो नहीं है अभी भी। उसके बाद उसे असेंबली मतलब पैकिंग एरिया में भेज दिया जाता है। पैकिंग एरिया में उसकी होती है असेंबली, मतलब इन केस अगर क्लीनिंग पर्सन ने कोई उसका पार्ट्स हैं वो डिसअसेंबल किए थे तो पैकिंग एरिया के अंदर वो पार्ट्स असेंबल होंगे। असेंबल होने के बाद वो पैक किए जाएंगे। पैक करने के बाद उनको स्टरलाइजेशन के लिए भेज दिया जाएगा। स्टरलाइजेशन वाला बंदा जो ऑटोक्लेव पे जिसकी ड्यूटी है वो उसको उठाएगा, ऑटोक्लेव पे रखेगा और स्टरलाइजेशन साइकिल रन कर देगा। स्टरलाइजर साइकिल रन करने के बाद वो चली जाएगी स्टोर में। स्टोर वाला बंदा क्या करेगा, जब वो आइटम ऑटोक्लेव से बाहर आएगी उसको कूल डाउन होने के लिए रखेगा। थोड़ा टेम्परेचर जब उसका नॉर्मल हो जाएगा दैन उसको इंस्पेक्ट करेगा क्या उसके इंडिकेटर्स जो है वो जो कलर चेंज हुआ है उनका पैरामीटर्स जो हैं उसके सारे मैच कर रहे हैं। अगर तो वो पैरामीटर्स सारे मैच कर रहे होंगे तो वो उसको स्टोर में रख देगा। स्टोर में रखने के बाद जब भी उसकी रिक्वेस्ट आएगी तो वो उस रिक्वेस्ट को पकड़ के रिक्वेस्ट मीन्स कि वो जो हमने पीछे पढ़ा था पिक लिस्ट और डॉक्टर्स रिकमेंडेशन पेपर वो वाला, वो जब आएगा इसके पास तो ये देखेगा कि स्टोर में मेरे पास वो चीज़ पड़ी है। वो चीज़ ये पकड़ेगा, केस कार्ड रेडी करेगा, इंस्पेक्ट करेगा कि कहीं से वो फटा तो नहीं हुआ। अगर फटा हुआ है तो उसको ये साइड में कर देगा, दूसरे वाला सेट पकड़ेगा और उसको रिप्रोसेसिंग के लिए भेज देगा जो फटा हुआ था। दूसरे वाले को OR में डिस्पेंस कर देगा और वो फिर डिस्पेंस हो जाएगा। जब वो लास्ट पार्ट रह गया डिस्पेंस जब हो जाएगा तो वो पेशेंट पे यूज़ होएगा, OR में जाएगा, OR वाले उसको फिर से रिटर्न करेंगे तो फिर से यही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से हम थोड़ा स्किप करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये अगर आप एक दफ़ा पढ़ ही लेंगे तो ये काफ़ी होएगा इसको एक दफ़ा पढ़ना ही, क्योंकि मेरे मुताबिक ये चीज़ जो है ना ये सिर्फ एक थ्योरी है, एग्ज़ाम में इसका कोई काम नहीं है। तो ये आप एक दफ़ा खुद गो थ्रू कर लीजिएगा तो ये इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है इन्हीं पैराग्राफ्स के अंदर, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। इस पे नज़र डालते हैं ये क्या होता है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, methods of using appropriate barriers to reduce the risk of transmission of blood-borne and other pathogens। कहता है कि जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं ये मेथड्स हैं, तरीके हैं यूज़ करने के, मेथड्स ऑफ यूजिंग अप्रोप्रिएट बैरियर्स। कहते हैं जो चीज़ें एक जगह पे बैरियर मतलब इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने के लिए बैरियर्स जो यूज़ किए जाते हैं उनको अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ करने का तरीके को कहते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, जो कि रिड्यूस करती हैं रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड बॉर्न एंड अदर पैथोजेंस। ब्लड बॉर्न और अदर पैथोजेंस, ब्लड बॉर्न वो जो ब्लड के अंदर जरासीम पाए जाते हैं, वायरसेस पाए जाते हैं, और पैथोजेंस वो जो हार्मफुल्स होते हैं, दोज बैक्टीरियाज जो ह्यूमन बॉडी को हार्म कर सकते हैं, हार्म मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेथड्स ऑफ यूजिंग अप्रोप्रिएट बैरियर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ blood-borne and other pathogens. These standards applies to all patients regardless of diagnosis or presumed infection status। अब ये कहते हैं कि ये वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं हर पेशेंट पे, बजाय कि हम पहले उसको डायग्नोज करें कि वो पेशेंट को क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है,
वो यही समझा जाता है कि ये अप्लाई होंगे ही होंगे। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस वो होते हैं, अगर कोई भी पेशेंट है, एक को बुखार है, एक को HIV है, दोनों पे ये सेम बैरियर्स इस्तेमाल होंगे। और ये इनकी एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो ये एग्जांपल्स होती हैं, फेस मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, एक नीट एंड क्लीन सेपरेट बेड फॉर चेकिंग द पेशेंट इन एमरजेंसी। इस तरह की चीज़ें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में आती हैं। यहीं पे इसी पेज के ऊपर एक दूसरी डेफिनेशन भी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। अब ये चीज़ याद करने वाली है कि जहाँ भी आपको लिखा हुआ नज़र आए HAI मीन्स हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। अब ये इन्फेक्शन होते हैं जो पेशेंट्स को हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, जब वो बाहर से आते हैं तब नहीं उनको होते। मतलब एक पेशेंट अपना बुखार चेक करवाने आया, लेकिन जब वापस आ रहा है तो उसको डायग्नोज हो रहा है कि उसको HIV है। तो ये होते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। या बुखार चेक करवाने आया तो साथ उसको यहाँ पे खांसी भी होगी, खांसी उसको पहले नहीं थी लेकिन हॉस्पिटल के अंदर आके उसको खांसी लगी है। तो ये होते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। आए इसकी एक दफ़ा डेफिनेशन पे नज़र मारते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। An infection that is not present when a patient is admitted to the healthcare facility। कहता है कि वो इन्फेक्शन जो पेशेंट के अंदर मौजूद नहीं था जब पेशेंट एडमिट हुआ हेल्थ केयर फैसिलिटी में। इफ़ द इन्फेक्शन डेवलप्स इन द पेशेंट ऑन और आफ्टर डे 3 ऑफ एडमिशन टू द हेल्थ केयर फैसिलिटी। कहता है कि अगर इन्फेक्शन जो है वो पनपता है, जन्म लेता है पेशेंट के अंदर एडमिशन वाले दिन या एडमिशन के 3 दिन बाद, उसको हम कहते हैं हेल्थ फैसिलिटी के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कि इन्फेक्शन इज़ रेफर्ड टू एज HAI। वो इन्फेक्शन से रेफ़र किया जाता है कि ये इन्फेक्शन जो पेशेंट को हुआ है वो HAI है। इसके बाद आगे चले बेसिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिसोर्सेज। अच्छा, आप जब जॉब डिस्क्रिप्शंस पे भी थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। वैसे तो आप सब लगे जानते होंगे ये चीज़ क्या है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स टूल दैट आइडेंटिफाइज द मेजर टास्क परफॉर्म बाय इंडिविजुअल्स इन स्पेसिफिक पोजीशन। कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो HR की तरफ से एक टूल या एक पेपर या एक परफॉर्मा दिया जाता है एक पर्सनल को, एक आदमी को, जो आइडेंटिफाई करता है कि उसकी मेजर टास्क क्या है वाइल ऑन द पोजीशन ऑफ एज अ CSSD टेक्नीशियन और एनी पोजीशन ही इज हैविंग ऑन द डिपार्टमेंट। तो ये होती है जॉब डिस्क्रिप्शन। इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मुझसे से बेहतर जानते होंगे आप लोग। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या कवर किया है। स्टार्टिंग में हमने कवर किया था मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज MIS। उसके बाद हमने डिकंटामिनेशन कवर किया, क्लीनिंग कवर किया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कवर किया, स्टरलाइजेशन क्या होती है वो कवर किया, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ ये कवर किया, केस कार्ड सिस्टम किया, केस कार्ड किया, डॉक्टर फिजिशियन प्रेफरेंस कार्ड किया, पुल शीट की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस किए, हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शंस की और जॉब डिस्क्रिप्शंस की। होपफुली आपको ये सब टॉपिक्स जो होंगे वो अंडरस्टैंडेबल हो गए होंगे अभी तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। ये चैप्टर CSSD के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। ये है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज फॉर स्टेरल प्रोसेसिंग टेक्नीशियन। अभी हम इधर देखेंगे कि इसका सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाकी की बात हम बाद में देखेंगे। यहाँ अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी थोड़ा ट्राई करूँगा इसको कवर करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर थोड़ा टाइम हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे।
Sterile processing technicians require knowledge of medical terms to help them succeed on the job. Medical terminology is the language of medical professionals that allows healthcare workers to communicate more effectively. This specific terminology is used to describe the part of the body, diseases, instruments and surgical procedures. अच्छा जी, वो कहता है कि स्टेरल प्रोसेसिंग टेक्नीशियंस को ये रिक्वायर करता है कि बहुत ज़रूरी है कि उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज और मेडिकल टर्म्स का नॉलेज हो। यही चीज़ उसको सक्सेस दे सकती है उसकी जॉब में। मेडिकल टेक्नोलॉजी लैंग्वेज जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर, कि वो एक अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। अब मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर होता क्या है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ कहा जाता है, जैसे पेरी कार्डियर, हीमो, इस तरह की चीज़ों को मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ कहा जाता है। ये यहाँ तो बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब कर रही होती हैं, डिजीज़ को डिस्क्राइब कर रही होती हैं, या इंस्ट्रूमेंट, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको डिस्क्राइब कर रही होती हैं, या मेडिकल प्रोसीजर से इसमें डिस्कस किया जाता है, जैसे कैबेज और फिर एक एक्सटर्नल फिक्सेशन, इस तरह की चीज़ों को मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ कहा जाता है। अब कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़, द हेल्थ केयर प्रोफेशंस, द एसोसिएशन ऑफ प्री ऑपरेटिव रजिस्टर्ड नर्स। अब ये भी एक बड़ी अच्छी और ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसोसिएशन है जिसको कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ प्री ऑपरेटिव रजिस्टर्ड नर्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है एरॉन, एरॉन। Specially states that skills and competent allied healthcare providers and sports personnel are value members of the pre-operative care team। कहते हैं कि स्किल्ड और कम्पिटेंट अलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स, जैसे कि अलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स हम लोग होते हैं, एसपी टेक्नीशियंस, कहते हैं कि स्किल्ड और कम्पिटेंट हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं बड़ा अच्छे तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और वैल्यूएबल मेंबर होते हैं प्री ऑपरेटिव केयर टीम की, जो एक पेशेंट की ऑपरेशन से पहले केयर कर रहे होते हैं, उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं ये जो अलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं। कैसे होते हैं? कंट्रीब्यूटिंग टू सेफ पेशेंट केयर एंड पॉजिटिव पेशेंट आउटकम्स। कहते हैं कि ये कंट्रीब्यूट करते हैं पेशेंट की एक महफूज पेशेंट केयर और पॉजिटिव आउटकम्स, एक मुफीद किस्म के बेनिफिट्स। सॉरी, ये मैं समझा नहीं पा रहा आपको, लेकिन ये लाइन को स्किप करना ही बेकार ही है। As such, SP technicians must have a grasp of the medical terminology used to healthcare customers and follow SP profession। अच्छा, इसको भी हम स्किप करते हैं। इसमें दो चीज़ें मुझे जो है वो इम्पोर्टेंट नज़र आ रही हैं पूरे पैराग्राफ के अंदर। नीचे आ जाए, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एक मिडल में करके, यहाँ पे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। एक आपने ये टर्मिनोलॉजी याद कर लेनी है अभी फ़िलहाल। ये भी एक एसोसिएशन है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है, नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाती है। और इसके बाद एक आती है, इसके साथ ही है अगली लाइन में, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, AAMI। अब ये दोनों ही स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। जहाँ भी आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा ना, ST 979 2017, इट्स मीन कि इन्होंने कोई स्टैंडर्ड जो था वो निकाला था पेशेंट केयर के और SP टेक्नीशियंस के स्किल्ड और कम्पिटेंट होने के ऊपर, कि मस्ट है कि वो एक SP टेक्नीशियन जो है वो ये चीज़ का नॉलेज रखे।
तो इन्होंने ये चीज़ निकाली थी 2017 में। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इंटरनेट पे ये स्टैंडर्ड सर्च करेंगे तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आप वहाँ से ये चीज़ पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ से आगे हम स्किप करेंगे अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेटिंग रूम। अच्छा, यहाँ पे हम आप इसको लेक्चर को ऑफर करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि मैं अभी ड्यूटी पर पहुँच गया हूँ, तो उसकी वजह से फिर मैं नहीं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेटिंग रूम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें अपना।